नमस्कार विद्यार्थियों, हम साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले 2 वीडियोस हम इस पर बना चुके हैं और अंतिम जिस आलोचक की हमने बात की थी वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मैंने 3 पुस्तकों का आपको वर्णन किया था, जिसमें हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, 3 पुस्तकों का नाम लिया था। और थोड़ा सा एक कंफ्यूजन जहां पर बच्चों को होता है, मैं बता दूं, आपके पास इस पुस्तक का नाम आया था हिंदी साहित्य, उसके बाद सेमीकोलन और उद्भव और विकास। ये पुस्तक का नाम, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही इसी ही नाम की एक जो पुस्तक है वो उदय नारायण तिवारी की भी है। अंतर सिर्फ इतना है, ये निशान वहां नहीं है और यहाँ का लिखा हुआ है। और इसी तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जहां पर 2 एक से नाम हो और नामों में या तो सन का अंतर होगा। जैसे हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पढ़ी थी, ये तो 1952 की रचना है। ये जो उदय नारायण तिवारी की मैं नाम ले रही हूं, उदय नारायण तिवारी, ये सन 1955 की में प्रकाशित पुस्तक है। बाकी बिल्कुल ऐसा कैसा नाम है, हिंदी साहित्य का उद्भव और व की जगह और विकास, बस इतना ही अंतर है। तो आप लोग ध्यान में रखें, 2 पुस्तकें हैं, बिल्कुल एक जैसी है, उनके नाम बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ प्रकाशन वर्ष का अंतर है और 2 शब्दों का अंतर है, का और ऊपर वाली पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है जो 1952 में छपी थी, और नीचे वाली पुस्तक उदय नारायण तिवारी की है जो सन 1955 में छपी है। ऐसी गलतियां अक्सर हो जाती है परीक्षा में, तो आप इनसे सावधान रहे, इसलिए मैंने इन दोनों का नाम एक साथ लेने की कोशिश करी। और हजारी जी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो मैं आपको बता दूं, ये वो शख्सियत है जिनका नाम रामचंद्र शुक्ल के बाद सबसे ज्यादा प्रमुखता से लिया जाता है और सर्वाधिक बार इन पर प्रश्न बनते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की यदि बात कर रहे हैं तो शुक्ल जी के बाद दूसरा नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आता है, क्योंकि शुक्ल जी द्वारा स्थापित कुछ मान्यताओं का इन्होंने विरोध किया और उनका प्रत्यक्ष मजबूत साक्ष्यों के आधार पर उनका खंडन किया। इसलिए आज भी हजारी जी की मान्यताओं को एक बड़े वर्ग द्वारा स्वीकारा जाता है। हम शुक्ल जी को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो हमारी आधारभूत पुस्तक है और बहुत सारे ऐसे कवियों लेखकों का वर्णन उन्होंने किया है जो उनसे पूर्व विस्तार से देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरी बात, सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण जो शुक्ल जी द्वारा किया गया, आदिकाल का दोहरा नामकरण, वीरगाथा काल और बाद में फिर आदिकाल। मैंने आपको बताया था शुक्ल जी को पढ़ाते समय कि दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति रामचंद्र शुक्ल से में मिलती है। उन्होंने पहले वीरगाथा काल नाम दिया था आदिकाल को और बाद में उसका दोहरा नामकरण करते हुए जिन 14 पुस्तकों का वर्णन वो करते हैं, उन्हीं पुस्तकों में से कुछ को नकारते हुए उन्होंने उसका नाम आदिकाल कर दिया। जब हम हिंदी साहित्य इतिहास का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उस मैटर को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ रहे हैं और हजारी जी के बाद जो मुख्य हम जो चर्चा करते हैं वो है राम कुमार वर्मा। सन 1938 में इनके हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। वैसे हम देखें तो इनका जितना भी हिंदी साहित्य इतिहास का वर्गीकरण है या उसके अंदर का जितना भी वर्णन है वो रामचंद्र शुक्ल का दोहरान नजर आता है। हम रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे और उसके बाद रामकुमार वर्मा की ये पुस्तक पढ़ते हैं आलोचनात्मक इतिहास, तो उसका पृष्ठपेषण दिखाई देता है। हमको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सामग्री का दोहरान हो रहा है। तो
93 ईस्वी से लेकर के और 1693 तक के इतिहास को ही, यानी हम कहें कि आदिकाल से लेकर के भक्ति काल तक के इतिहास को ही इन्होंने अपना बनाया है। सारा का मैटर इस पूरे इतने समय अवधि में ही समेट करके रख दिया है। और प्रथम काल का नाम आदिकाल के नाम पर दो भागों में बांट दिया, संधि काल और चारण काल। यानी शुक्ल जी जिस समयावधि को आदिकाल या वीर गाथा काल नाम देते हैं, उसी समयावधि को रामचंद्र शुक्ल दो भागों में बांट देते हैं, संधि काल और चारण काल नाम से। ये इनकी अलग बात है रामचंद्र शुक्ल से। दूसरी बात मैं बता दूं कि 7 प्रकरणों में इन्होंने अपनी सामग्री को समेट दिया और उन 7 प्रकरणों में इन्होंने आदिकाल से लेकर के भक्ति काल तक का ही वर्णन उसके अंदर देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं कि इन 7 प्रकरणों में आते हैं सबसे संधि काल, चारण काल मैंने आपको बता दिया। इसके बाद भक्ति काल की अनुक्रमणिका लेते हैं, ये पहले भक्ति काल की अनुक्रमणिका, और इस अनुक्रमणिका के अंदर ये राम काव्य, कृष्ण काव्य और अंतिम है प्रेम काव्य। इस प्रकार से इसका भक्ति काल का ही आगे जाकर के ये वर्गीकरण प्रस्तुत कर देते हैं। यानी इनका जो जितना भी मैटर है जो उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा है, जितना भी वर्णन है, वो सभी इतने से काल अवधि में ही समेट करके इन्होंने रख दिया। और उसमें ये जो है सिर्फ और सिर्फ भक्ति काल तक का ही वर्णन उसमें देखने को मिलता है। साथ ही सबसे पहला और सबसे इस पे सवाल भी कई बार आता है कि अलग अलग जो आलोचक हैं, अलग अलग जो साहित्यकार हैं, उनके द्वारा प्रथम कवि किसे माना गया। तो बहुत बार राम कुमार वर्मा द्वारा प्रथम कवि किसे माना गया, बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि स्वयंभू कवि को इन्होंने प्रथम कवि की संज्ञा दी। इन्होंने कहा हिंदी साहित्य में यदि कोई प्रथम कवि हुआ है तो वो स्वयंभू हुआ है, और उन्हीं का जो समय है ये 693 ईस्वी बताते हैं, और यहीं से हिंदी साहित्य का प्रारंभ ये मानते हैं। और आगे जाकर उसी काल को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। जो खास बात इनके बारे में थी वो इतना ही। आगे चलते हम। अब बहुत ही मुख्य इतिहास ग्रंथों का हम अध्ययन करने वाले हैं, परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, तो थोड़ा सावधानी से। नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास छापा गया 16 भागों में। उसके 16 भाग थे और उसके 2 भागों का संपादन जो है वो हमारे नगेंद्र जी करते हैं। तो बहुत बार नगेंद्र के नाम से ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा भाग है, भाग संख्या, उस भाग का नाम, इस तरह के भी पूछा जाता है। तो आपको थोड़ा सा सावधानी से देखना होगा। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, वृहद इतिहास, जो कि 16 खंडों में छपता है। और इसके 2 खंड जो हैं जिनका नगेंद्र जी ने संपादन किया है, नगेंद्र जी द्वारा लिखित हैं, और पूरी पुस्तक ही नगेंद्र जी द्वारा संपादित है। तो एक तो है छठा भाग जिसमें रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका 2012 में जो स्कूल प्राध्यापक की प्रतियोगी परीक्षा हुई थी उसमें ये सवाल पूछा गया था। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, रीति काव्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नाम है और नगेंद्र जी द्वारा इसका संपादन किया गया। दूसरा जो भाग था जो राहुल संकृत्यायन के साथ मिलकर के इन्होंने जिसका संपादन किया, वो भाग है 15वां, अंतर भारतीय हिंदी साहित्य, जो कि नगेंद्र जी के अलावा इनके साथ राहुल सांकृत्यायन, जिनका हम नाम घुमक्कड़ साहित्य में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, तो उन्होंने हिंदी काव्य धारा भी इनकी अलग से पुस्तक है,
उसके अलावा भी ये अंतर भारतीय हिंदी साहित्य वाला जो भाग है, हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास का जो 15वां अध्याय है, वो इन्होंने नगेंद्र जी के साथ मिलकर के लिखा है। आगे चलते हैं धीरेन्द्र वर्मा जी की ओर। बहुत बार पूछी जाने वाली पुस्तक है ये, धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित है, नाम है हिंदी साहित्य, और ये भी संपादन ही है, इनके द्वारा लिखित नहीं है अपितु संपादन है, जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का वर्गीकरण आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इस प्रकार किया है। कुछ खास नहीं, कुछ नया नहीं, लेकिन फिर भी धीरेन्द्र वर्मा का नाम बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। अब जो अन्य पुस्तकें हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ आपको नामोल्लेख ही होगा तो भी पर्याप्त होगा। वो नामोल्लेख इसलिए क्योंकि उन पुस्तकों के या तो लेखकों का नाम पूछा जाता है या फिर पुस्तक का नाम पूछा जाता है, तो यानी कि लेखक महत्वपूर्ण है और उसकी रचना का नाम महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त उसके अंदर का भाग बहुत कम बार पूछा गया है, इसलिए ज्यादा कंठस्थ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो अद्यतन हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन वाली पुस्तकें जो चल रही है, उसमें जो महत्वपूर्ण है उनका नाम हमको आना ही चाहिए। तो मैंने आपको अभी बताया हिंदी काव्य धारा, जो कि राहुल जी द्वारा लिखी गई है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा। दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, बहुत बार पूछी गई पुस्तक है, और अब तक ये जो पिछली परीक्षा जो कॉलेज लेक्चरर की हुई थी उसमें भी इनको स्थान मिला है, तो ये तो आपको याद करनी ही है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित है और सन 1900 राम स्वरूप चतुर्वेदी स्नातकोत्तर स्तर पर हम इसका डिटेल भी पढ़ते हैं। इसके अंदर से बहुत सारे प्रश्न स्नातकोत्तर स्तर पे आते हैं, तो पुस्तक का नाम जो है वो आपके लेवल पे सिर्फ पुस्तक का नाम और उसके लेखक का नाम ही महत्वपूर्ण है। अगली पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, सन 1965 में लिखी गई और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में एक और अलग राज्याश्रित, धर्माश्रित और लोकाश्रित नाम से 3 प्रकार का वर्गीकरण और किया था। इसलिए इनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सामान्य वर्गीकरण बाकी लेखक करते आ रहे हैं, उनके अलावा राज्याश्रित, धर्माश्रित और लोकाश्रित नाम से भी इन्होंने और उसका उपवर्गीकरण करके उसको और अधिक अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, बहुत बार पूछी गई पुस्तक है, जो कि नलिन विमोचन शर्मा द्वारा लिखी गई है, नलिन विमोचन शर्मा, ये भी बहुत बार पूछी गई है। और श्याम सुंदर दास का अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े और श्याम सुंदर दास जी का नाम ना पढ़े तो सारा का सारा उत्तर जो अधूरा सा लगता है। वो सन 1930 में हिंदी भाषा और साहित्य नाम से, हिंदी भाषा और साहित्य नाम से श्याम सुंदर दास का नाम सुनते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बार इनका नाम आपको सुनने को मिलेगा। जब हम राष्ट्र काव्य की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता, अर्ध प्रमाणिकता की बात करेंगे तब भी ये नाम आपके सामने आएगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। ये नाम मैंने इसलिए लिया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में बार बार ये नाम आपको सुनने को मिलेगा। आगे चलते हैं, जो काव्य शास्त्र की सबसे ज्यादा विश्वसनीय पुस्तक है, हम रस छंद अलंकार रीति या संप्रदायों का अध्ययन करते हैं, तो सबसे अधिक विश्वसनीय पुस्तक जो इतने सालों से आज तक चली आ रही है वो है भागीरथ मिश्र की पुस्तक। और मैं आप सभी को यही सलाह दूंगी कि यदि आपको काव्य शास्त्र में कोई भी किसी भी प्रकार की भ्रांति हो
भ्रम हो, कंफ्यूजन हो, तो आप भागीरथ मिश्र की पुस्तक पढ़ें, वो है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। ये तो आपके पास होनी ही चाहिए यदि हिंदी के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना है तो। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, ये भागीरथ मिश्र की है। ये पुस्तक के इसके अलावा हम राजस्थानी साहित्य को लें या सुमन राज्य का नाम, यानी एकमात्र महिला आलोचक का नाम हम इस क्षेत्र में पढ़ते हैं। सुमन राज्य का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास उन्होंने लिखा, क्योंकि उनका ये कहना है कि जितना भी हिंदी साहित्य इतिहास का वर्णन हुआ है उसमें महिला रचनाकारों को आपने अनदेखा कर दिया, उनको अवॉइड कर दिया। तो उन्होंने जो लिखा है, इसलिए अपनी पुस्तक का नाम उन्होंने हिंदी साहित्य का अधूरा यानी आधा इतिहास दिया। दूसरा हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो बच्चन सिंह की पुस्तक, जो अब आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो तो आपको याद करनी ही है, तो उसका नाम तो आप याद कर लीजिए कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। नेट की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न जो हैं वो जिस पुस्तक से पूछे गए हैं वो रामचंद्र शुक्ल के बाद वो बच्चन सिंह जी की पुस्तक से पूछे गए हैं। इसलिए इस पुस्तक को तो अच्छे से अनुशीलन करना है ही आपको, यदि हिंदी साहित्य के इतिहास में ही आगे की ओर बढ़ना है और आपको मूलभूत जानकारी चाहिए या बेसिक नॉलेज जिसको हम कहते हैं। मैं अंग्रेजी शब्दों का बार बार प्रयोग इसलिए करती हूँ कि अधिकतर विद्यार्थी जटिल हिंदी के शब्दों को पकड़ नहीं पाते, इसलिए दोनों शब्दों को बता रही हूं मैं आपको कि हिंदी साहित्य में यदि आपको मूलभूत सामग्री चाहिए तो आप रामचंद्र शुक्ल के बाद इस पुस्तक का अनुशीलन जरूर करें। इसके अलावा हिंदी साहित्य की 20वीं सदी, हिंदी साहित्य बीसवीं सदी, नंद दुलारे वाजपेयी। सौष्ठववादी आलोचना जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम नंद दुलारे वाजपेयी का नाम पढ़ते हैं और उनकी इस पुस्तक का नाम भी पढ़ते हैं। या हम छायावाद की जब परिभाषा पढ़ेंगे तब भी ये नाम प्रमुखता से आपके सामने आएगा। तो इन नामों को आप पढ़ करके एकदम जाना पहचाना वाला कर लें तो आपके लिए और भी आसानी होगी। अब राजस्थानी भाषा का साहित्य मोतीलाल मेहनारिया, हालांकि वैसे बहुत गौण पुस्तक है लेकिन फिर भी पूछी जाती है तो आप देख लें। राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मेहनारिया। दो पुस्तकें और हैं खास के जिनमें कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया और वो बड़ी आसान सी पुस्तकें हैं पढ़ने में। अधिकतर विद्यार्थी क्या है, पुस्तक का आकार देख करके ही उस पुस्तक को पढ़ने से उसका मन उठ जाता है। लेकिन दो पुस्तकें ऐसी है, मैं आपके सामने रखूंगी, बाबू गुलाब राय की और विश्वनाथ प्रसाद जी की। दो नाम हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और विश्वनाथ तिवारी। दोनों के नाम आप देख लीजिए। एक पुस्तक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की और एक है विश्वनाथ तिवारी की, विश्वनाथ त्रिपाठी की। ये तो है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। और दूसरी है हिंदी साहित्य का अतीत। ये दोनों साथ इसलिए बताए क्योंकि कई बार नाम में गलती कर बैठता है विद्यार्थी, इसलिए भी इसका नाम मैंने साथ साथ दिया। ये दोनों ही पुस्तकें बड़ी आसान सी है। और इसके अलावा बाबू गुलाब राय का हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास हम पढ़ते हैं तो एक जो शुरुआती पढ़ने वाला बच्चा है, जो जिसने अभी पढ़ाई हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना शुरू किया है, तो उसके लिए सबसे आसान हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय की पुस्तक, मैं जरूर राय दूंगी इस पुस्तक को पढ़ने का। तो ये कुछ पुस्तकें हिंदी साहित्य के इतिहास की। इसके अलावा भी ये परंपरा बहुत दीर्घ है, बहुत बड़ी है, और भी इसके अलावा भी पुस्तकें आपको इसके अंदर जोड़नी है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को याद करेंगे, उनके लेखकों और उनकी पुस्तकों के नामों को याद करेंगे, तो उसके बाद ही आप उसके इतिहास के वर्गीकरण को समझ पाने में सक्षम हो सकेंगे। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।